वो तो है निर्दोष। आपसे बातें करके हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं। हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज हम लोग फिर से आपके आर्मी अग्निवीर 2026 एग्जाम के लिए एक बेहतरीन मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जिसके अंदर जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग चारों ही सब्जेक्ट होंगे और पूरे 15 प्रश्नों का एकदम आपका पेपर होने वाला है। आप लोग ये समझना कि 2026 के नए लेवल के हिसाब से हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। बस आप लोग याद रखना कि ये सोचो कि आप लोग एग्जाम में बैठे और आप लोग एग्जाम दे रहे हो और इस पेपर में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। उम्मीद करूंगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा। आज भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। नोटिफिकेशन नहीं आया है, एप्लीकेशन में डाल देते हैं भाई। चलो भाई स्टार्ट करें क्लास को। एक मिनट में अपनी एप्लीकेशन में क्लास का नोटिफिकेशन डाल दूं, है ना, कि क्लास डिले हुई है, लाइट नहीं थी, अब जाकर लाइट आई है। आज मैं सोच रहा था बिना लाइट के क्लास नहीं लेंगे भाई, गर्मी में ना उबल जाते हैं, फिर सबसे ऊपर वाला रूम है तो दिक्कत होती है। एक मिनट रुक जाओ। आर्मी अग्निवीर न्यू मॉडल पेपर 2026। चलो जी, अरे भाई क्या हो गया। स्टार्ट कर रहे हैं भाई क्लास। बस एप्लीकेशन में एक बार नोटिफिकेशन डाल दें। लो भाई नोटिफिकेशन भी सेंड हो गया है। चलो जी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा जो आज आपके प्रश्नों की संख्या है वो टोटल 50 होने वाली है और आज मैं आपको टारगेट ना 45 प्लस का दे रहा हूं, पर मुझे लग रहा है कि 45 प्लस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, है ना। टारगेट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भाई। आप सभी के लिए टारगेट आज का रहने वाला है 38 प्लस क्वेश्चंस राइट करने का। स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? पहले प्रश्न का आंसर दो भाई। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसका आंसर कौन करेगा भाई? और साथ में एक चीज और बता दो कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसमें कंफ्यूजन रहता है, राष्ट्रपति करता है या फिर राज्यपाल करता है ना। आंसर दीजिएगा जी पहले प्रश्न का। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? चलो भाई चलें सॉल्यूशन पर चलें। वेरी गुड, 800 मेरे भाई इस समय लाइव हैं। देखो साहब ध्यान से आंसर मैच करो पहले इस प्रश्न का। अनुच्छेद 163 आपको क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 163 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साहब, है ना। राज्यों के मुख्यमंत्री देखो 163 कहता है जी कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन, है ना। राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद या फिर राज्य विधानमंडल का गठन। ये मैं राज्य लेवल की बात कर रहा हूं, स्टेट लेवल की मैं आपसे बात कर रहा हूं। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है साहब? राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 165 मैंने आपको बताया ही था कि राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी, जिसे हम लोग महाधिवक्ता कहते हैं, राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 165 के तहत है। और अनुच्छेद 167 क्या है जी? राज्यपाल को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपके सामने सेकंड। कानून के समक्ष समानता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? अब इतना तो आप सभी को पता है कि सर जी कानून के समक्ष समानता जो है वो किस अनुच्छेद में है। अगर हमसे ये एग्जाम में आ जाएगा तो ये हम लोग बड़े आसानी से कर लेंगे, है ना। इसका भी आंसर करना भाई, शाबाश। 1 मिनट में कैसे पढ़ना है भाई, इसका वीडियो आपका कल आ जाएगा। बिल्कुल फ्री हो गए हैं, आराम से इसका वीडियो कल डालेंगे, दिक्कत मत लो आप। अनुच्छेद 164
क्या कह रहा है भाई? हाँ जी, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है, शाबाश। चलें भाई इस सॉल्यूशन पर। कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे। ऑप्शन यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम से कानून के समक्ष समानता ली गई है। या फिर आपको प्रश्न आता है जी विधि का शासन कहां से लिया गया है ना? तो ये भी आपका यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि एकल नागरिकता का प्रावधान ये किस देश से लिया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। अगर आपको कैबिनेट प्रणाली पूछ ले कहां से ली गई है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये भी यूनाइटेड किंगडम से ली गई है जी। चीजें सभी की क्लियर है तो आगे बढ़े जी। आजकल क्विज नहीं डाल रहे हो भाई, कल मैराथन क्लास थी ना तो कल बहुत लेट हो गया था, है ना? आज डालूंगा क्विज। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं भाई? अब याद रखना जी, ये जो मैंने यहां पर दो व्यक्तियों के नाम लिए हैं, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना? इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बता रहा हूं, अगर एग्जाम में आ जाए जी वेम्पति चिन्ना सत्यम, वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये कट तो नहीं रहा ना? रुक जाओ। अगर एग्जाम में आपके वेम्पति चिन्ना सत्यम आ जाए तो ये बिल्कुल भी गलत मत करना भाई। वेम्पति चिन्ना सत्यम, या फिर आपसे बोल दीजिए शोभा नायडू, शोभा नायडू, है ना? यामिनी कृष्णमूर्ति का भी संबंध इससे है जी। यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में आप सभी ने पढ़ा जरूर होगा, है ना? दो नृत्य करती हैं ये। इसके अलावा अगर आपसे पदजा रेड्डी भी कह देना, पदजा रेड्डी या फिर पदमजा रेड्डी आता है ऑप्शन में, तो आप सभी का राइट आंसर क्या होगा? सर जी अगर आप लोग कुचिपुड़ी को आंसर दे रहे हैं भाई, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, वेम्पति चिन्ना सत्यम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। शोभा नायडू, यामिनी कृष्णमूर्ति और पदमजा रेड्डी कौन सा शास्त्रीय नृत्य करती हैं? तो कुचिपुड़ी करती हैं जी। नंबर 4, ये प्रश्न ना अब जुड़ने लगे हैं एग्जाम में। पर्वतों की चोटियां, उनकी स्थितियां, उनके प्रकार, बहुत प्रश्न बन रहे हैं। और हमारी ई बुक के अंदर ये स्टैटिक जीके वाले में ये प्रश्न है ऑलरेडी, है ना? हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? बताओ साहब। कुचिपुड़ी राइट आंसर है बिल्कुल जी। गुरुदेव आ गया आपका चेला। सागर भाई आओ जी, मोस्ट वेलकम। सूर्यवंशी, हिमाचल प्रदेश की धरती से प्रणाम। चलो जी शाबाश, गुड। चलो देखो सॉल्यूशन पे चलते हैं। अगर आपको कहेगा कि पीर पांजाल श्रेणी किसका हिस्सा है, आप सभी का राइट आंसर आ रहा है क्या? पागल फौजी, रोशन, रितेश पटेल ने ऑप्शन सी दिया है। ये प्रिया जांगड़ा ऑप्शन डी कह रहे हैं। बाह्य हिमालय तो शिवालिक ऑलरेडी आपको दे ही रखा है, तो शिवालिक बाह्य हिमालय का ऑलरेडी है, उसको मत छेड़ो आप। देखो शाबाश। लघु हिमालय यानी कि जो मध्य हिमालय आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न वही मिलेंगे जो आपके एग्जाम के पैटर्न के नए लेवल के हिसाब से हैं, है ना? नंबर आपके सामने 5 है। अब ये प्रश्न तो आप लोग लिख कर ले लेना। संयुक्त सैन्य अभ्यास हर दूसरी शिफ्ट में फंसेगा प्रश्न, ठीक है ना? संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन जो दिसंबर 2025 में हुआ था, उसका 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? बताइए। मध्य हिमालय है बिल्कुल जी। विक्रम चैनल मंसूर। और कमेंट बॉक्स में थोड़ी सी बातें कम करो, कृपया करके पढ़ाई पे फोकस करो। वैक्सो माइंड एसएससी जीडी का एग्जाम देकर आए हैं भाई, कैसा हुआ आपका एग्जाम? एसएससी जीडी का तो थोड़ा सा मैंने सुना है कि जो लेवल है, मतलब लेवल तो ठीक है, उसमें हिंदी वाले पोर्शन में कुछ घपला हो गया है ना। हिंदी वाले पोर्शन में मूल विधि और जो पुलिस और प्रशासन से संबंधित ज्यादा प्रश्न आ रहे थे एसएससी जीडी में। कल मेरी बात हुई है एक दो स्टूडेंट से जो एसएससी जीडी की तैयारी हमसे कर रहे थे। आंसर मैच करिए मेरे भाई। जो भी यहां पर मालदीव को आंसर दे रहे हैं ना, एक्वेरिन अभ्यास 2025 जो दिसंबर में ही हुआ है, वो भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। भारत और सिंगापुर के बीच में कौन सा अभ्यास होता है गुरुजी? भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है, ये आप सभी को पता ही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में कौन सा होता है जी? वज्र प्रहार, है ना?
इसके अलावा युद्ध अभ्यास का ही नाम युद्ध अभ्यास है, ये भी किसके बीच में होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में होता है। ये तो मैं आपको एग्जाम से पहले बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक करा ही दूंगा। नंबर 6 देखो, निम्न में से कौन राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे? ये कौन चिल्ला रहा है? सर जी कल आपने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, फ्री टेस्ट में 33 क्वेश्चन राइट हुए हैं। बहुत ही बढ़िया भाई सुजोय भाई, 33 क्वेश्चन बहुत अच्छा है उसमें, है ना? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी है। टेस्ट सीरीज बढ़िया थी ना? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का एक संस्थापक था? अब एक बात बताओ, अगर आपसे गयासुद्दीन तुगलक बोल दे तो आप कहोगे सर जी इसके लास्ट में ही तुगलक लगा है ना? तो हम कहेंगे कि ये तुगलक वंश का संस्थापक है भाई। तुगलक वंश का फाउंडर कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक है, याद रखना। विजयालय आपको बताना है किस राजवंश का संस्थापक है, दंती दुर्ग बता दो। और सिमुक जो है ये वो किस राजवंश का संस्थापक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये वाला। आज बच्चे इतने गायब से क्यों हैं भाई? क्या चक्कर है? मेरे 34 सही हुए हैं कल के पेपर में। क्लास लेट है इसलिए या क्या कुछ इशू है? एसएससी जीडी का भी एग्जाम चल रहा है ना, आर्मी वाले इतने बच्चे एसएससी जीडी में जा रहे हैं पेपर देने, तो उसकी वजह से भी अटेंडेंस बहुत कम है। देखो विजयालय जो है ना, आप कहोगे सर जी विजयालय चौल वंश का संस्थापक था साहब। दंती दुर्ग जो हमने आपसे प्रश्न पूछा है राष्ट्रकूट वंश का। और सिमुक अगर एग्जाम में आ जाए तो सिमुक जो है ना वो सातवाहन वंश का संस्थापक था साहब। चीजें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पर। मार्च 2026 में शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश से स्थानांतरित करके किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? अब ये वाले प्रश्न ना आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। 7 या 8 राज्यपालों को एक्सचेंज किया गया है और ये आपके सभी एग्जाम में आएंगे। सातों राज्यपाल तो एग्जाम में आने ही आने हैं साहब। आप ये भी पूछ सकता है कि भैया शिव प्रताप शुक्ला जो वर्तमान में इस राज्य के राज्यपाल हैं वो पहले किस राज्य के थे? तो हिमाचल प्रदेश के। दोनों याद रखना क्योंकि 7 ही राज्यपाल चेंज हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, याद करना। ठीक है सर मैं 12th में फेल हो गया। ले भाई, ये भाई 12th में फेल हो रहे हो तो एग्जाम में कुकर करोगे फिर? है ये तो गलत बात है भाई। फिर इसका मतलब तो आप पढ़ता ना हो भाई। शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश से हटाकर देखो साहब महाराष्ट्र के जो नए राज्यपाल बने हैं वो कौन है? तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने हैं? बिहार के नए राज्यपाल कौन है? नागालैंड के नए राज्यपाल कौन है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ये सभी अभी नए नए बने हैं। और चलो हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं ये भी बता दो जल्दी से भाई, जल्दी से। 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। सबसे पहले देखो हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं जी कविंदर गुप्ता, जो लद्दाख के थे ना, अब हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बन गए हैं। रही बात महाराष्ट्र की, तो सभी याद रखना महाराष्ट्र के नए राज्यपाल जिष्णुदेव शर्मा हैं अब वर्तमान में। तेलंगाना के अब बने हैं साहब ऑप्शन बी, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है गुरुजी, शिव प्रताप शुक्ला। क्या नाम है जी? शिव प्रताप शुक्ला जो है वो हिमाचल से सीधा साउथ में चले गए, तेलंगाना में डायरेक्ट। ठीक है, बिहार के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में प्रश्न आएगा जी, सैयद अता हसनैन। इतनी बार तो मैंने ही आपको करा दिए हैं, आपको रट जाने चाहिए ये प्रश्न अभी तक। जैसे नागालैंड के कौन है साहब वर्तमान में? नंद किशोर यादव। नागालैंड, 9 से नागालैंड और 9 से नंद, है ना? नंद किशोर यादव जो है वो नागालैंड के नए राज्यपाल बने हैं। हमारी चीजें क्लियर हैं तो हम अगले प्रश्न की तरफ प्रस्थान करें। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। कोली नृत्य किस राज्य के मछुआरा समुदाय का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए। शाबाश। गलती हो गई सर, गलती तो हो गई, 1 साल तो बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं भाई, अब मेहनत करो। अब क्या बताऊं मैं आपको। तेलंगाना कोई नहीं काट सकता, महाराष्ट्र के जिष्णुदेव, नागालैंड के नंद किशोर। वेरी गुड। चलो भाई, सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक भी कर देना। कोली नृत्य किस राज्य के मछुआरा समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? आप सभी का राइट आंसर जो यहां पर होगा वो होगा गुरुजी महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। जिसने भी ऑप्शन बी महाराष्ट्र को दिया है ना उनका राइट है साहब। महाराष्ट्र में तमाशा नृत्य भी किया जाता है, आप सभी को पता है। तमाशा के अलावा लावणी नृत्य कहां का है जी? महाराष्ट्र का बहुत फेमस नृत्य है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं आपके, है ना? अगला प्रश्न, आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में किस वर्ष प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? इसका आंसर दो भाई। आर्टिकल की क्लास कंटेंट पूरा नहीं हुआ इसलिए आर्टिकल की क्लास नहीं करी है, कल करेंगे जी।
आप कहाँ से पढ़ाते हो? मैं अपने घर से पढ़ा रहा हूँ, अंबाला हरियाणा से। ठीक है, अपने ही घर में ऊपर छत पर स्टूडियो सेटअप किया है। अब अगर आप लोग इस प्रश्न को ले रहे हो आसान, तो इसमें दो फैक्ट याद रखना कि आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की? तो आप सभी बंबई आंसर दे दोगे एग्जाम में। ठीक है साहब, कब की? गुरुजी 1867 में की है। 1828 में तो किसकी स्थापना हुई थी जी? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, है ना, राजा राम मोहन राय साहब, राजा राम मोहन राय के द्वारा। क्लियर है जी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी गुरुजी। आर्य समाज की स्थापना 1875 दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। 1897 में किसकी हुई थी जी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, है ना, राम कृष्ण मिशन किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी इसकी स्थापना। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। तो सर इस समय कॉलिंग करते हैं ना कंपनी वाले, आजकल क्रेडिट कार्ड वाले इतना हल्ला कर रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं आपको। ये प्रश्न गड़बड़ नहीं करना, करंट अफेयर है कि 2026 में 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दूसरा देखो, पहला प्रश्न याद रखना कि G7 जो समूह है इसकी स्थापना कब हुई, ये कब बना था भाई। दूसरा अगर पूछ ले कि क्या भारत इसका हिस्सा है, क्या भारत G7 समूह का सदस्य है, तो इसका आंसर आप लोग क्या बताओगे भाई? चलो जी, तीनों प्रश्न आंसर आप सभी से एकदम चाहिए भाई, तड़कते भड़कते। देखे तो सही कमेंट बॉक्स में आखिर चल क्या रहा है। चलो भाई मैदान में आओ फटाफट से और इस प्रश्न का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करो जी। क्या आंसर दे रहे हो? 900 लाइव है इस समय, है गुड। सर एक मंथ है, कैसे प्रिपरेशन करें, कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं वो मैं बताऊंगा, मैं आपको कल या परसों इसका वीडियो दे दूंगा 101%। ठीक है, अब उसी का नंबर आने वाला है। ठीक है, चलो भाई देखो, सबसे पहले याद रखना कि अगर एग्जाम में आ जाए कि गुरुजी G7 जो है समूह है देशों का, उसकी स्थापना कब हुई, तो सभी लोग याद रखना कि 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत जो है वो इसका मेंबर नहीं है। भारत G20 का मेंबर तो है क्योंकि G20 समिट इंडिया में भी हुआ है, परंतु G7 का मेंबर नहीं है। इसके अलावा देखो ये फ्रांस में आयोजित होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है, ये याद रखना, करंट अफेयर का बहुत ही सॉलिड प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, चलें भाई अगले प्रश्न पर। एग्जाम देने गए थे तो एक लड़का फाइनल मेरिट लिस्ट लाया है कटिहार ARO की, और उसको बोले कहा से तैयारी करी, तो बोला शुभम सर हम भी तैयारी की है उसी से, वैक्सो माइंड। अच्छा जी, क्या बात है भाई। चलो भाई आगे बढ़ने से पहले आप सभी को पता है कि टेस्ट सीरीज ना आपके लिए, आपके आर्मी एग्जाम के लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, पता है ना सभी को, कल की क्लास में बताया था। पर कल बच्चे चिल्ला रहे थे कि सर थोड़ा सा प्राइस डिक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो। तो भाई देखो, पहले तो वो टेस्ट जो सीरीज है वो मैंने अभी एक सवेरे सवेरे वीडियो भी डाल दिया, उसका वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के एक बार वीडियो जरूर देख लेना उसका। मैंने उसमें पूरा डेमो दिया है, अपनी वेबसाइट खोल करके कैसे टेस्ट दिखेंगे, क्या सॉल्यूशन है, पूरा डिटेल, एक भी डाउट नहीं रहेगा आपका, है ना। आप सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन सुबह में क्लासेस डाउनलोड कर लेना। अभी एक मजे की बात बता रहा हूं आपको सुबह में क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर देना गूगल प्ले स्टोर पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, टाइटल पे क्लिक करोगे लिंक आ जाएगा। आज ही सुबह की वीडियो में मैंने कहा है कि जो हमारे आर्मी अग्निवीर के नए टेस्ट सीरीज है ना 2026 के जो नए लेवल के हैं भाई, उनका प्राइस 129 था, मैंने कल रखा था। इसको मैंने कहा कि 129 से घटा करके हम 119 रुपए कर दे रहे हैं पहले 500 बच्चों के लिए। ठीक है, अभी वीडियो में मुझे लग रहा है 2000 के आसपास व्यूज हुए हैं और 500 जो है वो सेल हो गए। ठीक है, अब ऑटोमेटिक सेटअप किया था कि 500 परचेज होंगे तो ऑटोमेटिक प्राइस 129 इस समय दिखा रहा था होगा, है ना आपको। तो जब कॉलिंग बजने लगी कि सर नहीं हो रहा परचेज, तो मैंने कहा एक काम करते हैं कि अब अगले 500 बच्चों के लिए फिर से 119 रुपए का ये हमारा प्यार है आपके लिए। जो आपको चीज 119 रुपए में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल रही है, इसके जो सॉल्यूशन मैंने डाला है ना वो आपको सारा किसी भी टेस्ट सीरीज कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो है, साथ साथ चारों ऑप्शंस का भी डिटेल्ड सॉल्यूशन है और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो अगले 500 बच्चों के लिए फिर से, अब चाहे 1 घंटे में हो जाए चाहे 2 घंटे में हो जाए, आपके लिए 119 रुपए हमारा फिर से टेस्ट सीरीज का प्राइस है। परचेस करिए और अपनी तैयारी मजबूत करिए साहब।
इसके अलावा ई बुक तो आप सभी ने परचेस कर ही ली है, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नहीं परचेस की है, ये स्टैटिक जीके वाली आपकी 89 रुपीज की है, ये सभी के पास होनी चाहिए मेरे दोस्त, है ना। ये आपकी हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी वाली जो बुक है, इसमें साइंस भी है आपकी, ये भी आपको मिल सकती है। पर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप ये दोनों का कॉम्बो पैक ले लो। एप्लीकेशन में चले जाना जी, कॉम्बो पैक पर बाई कॉम्बो पैक की ऑप्शन आएगी, वहां से परचेस कर लेना। इसका भी प्राइस 119 रुपए हमने किया है, 119 पे ही हम अभी भी स्थिर हैं, क्योंकि इसको बहुत सारे बच्चे परचेस कर रहे हैं 119 रुपए करने पर। तो मैं सोच रहा हूं कि सभी को ई बुक मिल जाए। ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी, याद रखना, ये आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में। इसका आप लोग प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, है ना। ई बुक टेस्ट सीरीज हमारी जो है वो ऑनलाइन रहेगी भाई। चलो भाई बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। थोड़ा सा बताना जरूरी है, इसलिए मैंने शुरू में नहीं बताया, क्योंकि लॉन्च किया है तो मैं चाह रहा हूं कि सभी लोग परचेस करें इसको और टेस्ट लगाएं। अब ये जो मैंने आपके लिए प्रश्न डाला है, ये बहुत सॉलिड है। मार्च 2026 में, और मेरा दिल कह रहा है कि ये प्रश्न आप ही की शिफ्ट में आएगा। हेलो, जो आपकी शिफ्ट में आएगा ये प्रश्न। मार्च 2026 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का आंसर दो भाई दबा के। यूजर चैतन्य, मेरे भाई पढ़ाई की बात करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा जी, ठीक है। पढ़ाई की बातें करो इस समय, यहाँ पर क्लास में जो पढ़ाई के कमेंट दिखने चाहिए बस, और कोई कमेंट नहीं आना चाहिए इस समय, ठीक है। प्रियांशु मुझे कॉल कर लेना, कोई बात नहीं। चलो भाई इस पर आ जाओ। मार्च 2026 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई, आंसर सभी का आना चाहिए जी। बताइए मेरे भाई, शाबाश। आंसर आ रहा है? ममता कालिया, वेरी गुड। अस्मित, क्या बात है जी। वरियर गर्ल ने बी आंसर दिया है, शानदार, वाह जी वाह, क्या बात है जी, वेरी गुड वेरी गुड। ये हुई ना बात। देखो ममता कालिया ऑप्शन बी करेक्ट है। ये प्रश्न याद रखना, ममता कालिया को जीते जी इलाहाबाद के लिए, इनकी कृति का नाम है जी जीते जी प्रयागराज, है ना। जीते जी प्रयागराज जो इनकी कृति है, इसके लिए मिला है इनको, है ना, इसके लिए मिला है। और याद रखना नवतेज सरना, इनको इंग्लिश भाषा के लिए दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार इंग्लिश भाषा के लिए। मेरे ख्याल से क्रिम्सन स्प्रिंग था, है ना, क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए, क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए इनकी कृति का नाम है जी क्रिम्सन स्प्रिंग। क्या सभी का क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 नंबर 2025 में 93वें वायुसेना दिवस के दौरान किस फाइटर जेट को विदाई दी गई? सितंबर 2025 करंट अफेयर, पिछले एक साल की करंट अफेयर्स आएगी, और ये सितंबर 2025 का ही है, 6 महीने की समझ लो बस, है ना। अब आपसे ना पिछले साल 2025 में एक प्रश्न आया था कि वायुसेना की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं साहब? वायुसेना की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? यह आपसे 2025 में प्रश्न पूछा था, इसका आंसर भी बदल गया है अब, है ना। आंसर दो पहले, फिर चलते हैं आगे भाई। सर बुक कहां से मिलेगा? सब कुछ हमारी एप्लीकेशन शुभम ई क्लासेस पर ही ई बुक भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जी। करंट अफेयर का क्लास तो मुझे 5-7 टॉपिक कराने हैं, वो मैं लास्ट के समय पे कराऊंगा भाई। ग्यारह गलत बताया है आपने। ममता कालिया, इसमें गलत क्या बता दिया भाई? ममता कालिया को ही मिला है इस बार का, जीते जी इलाहाबाद के लिए, एकदम ओके है, टेंशन ना लो आप, ठीक है ना। चलो परेशान ना हो इतना, इधर ध्यान दो भाई। देखो साहब, मिग 21 जो वायुयान है उसको अब रिटायर कर दिया गया है। ये प्रश्न एग्जाम में आएगा तो गड़बड़ नहीं करना, याद रखना कि शुभम सर ने प्रश्न आपको कराया है ना। पहले वायुसेना की रीढ़ की जो हड्डी है, पहले जब आपके पास ये प्रश्न आया था 2025 में, उस समय बोलते थे जी मिग 21 को वायुसेना की रीढ़ की हड्डी, ठीक है ना। पर अब ये नहीं है। अगर आप बोलेगा कि वर्तमान में वायुसेना की रीढ़ की हड्डी किसको बोलते हैं, तो आप कहोगे गुरुजी सुखोई M30KI को साहब, है ना, सुखोई M30KI MKI। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, पॉपिंग क्रीज किस खेल से संबंधित है जी? पॉपिंग क्रीज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट?
आंसर करो, शाबाश, जल्दी से। अब देखना भाई, लगेगा पता आपको लेवल का क्या लेवल है। चलो भाई, हो जाए प्रश्न का आंसर, फटाफट से आंसर दो, शाबाश। 987 देख रहे हैं। कल का टेस्ट नहीं आया, कल क्विज नहीं आई, कल हमारी क्लास में ही लेट हो गया था तो नहीं डाल पाया है ना। बेसबॉल आंसर दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हो साहब। पॉपिंग क्रीज की लंबाई, बेसबॉल आंसर क्यों दे रहा है रे? सभी लोग इसी ऐसे चलेंगे क्या भेड़ चाल की चाल में? सभी लोग ऐसे चलेंगे बस, तो फिर काम कैसे बनेगा? मेरी बात सुनो, पॉपिंग क्रीज, क्रीज किसमें होता है भाई? क्रीज होता है क्रिकेट में, ऑप्शन बी करेक्ट है भाई। पॉपिंग क्रीज की अगर आपको स्टंप से दूरी कह दे, पॉपिंग क्रीज की स्टंप से दूरी, तो आप कहोगे गुरुजी 4 फीट होती है। पॉपिंग क्रीज की चौड़ाई कहेगा तो 6 फीट होती है साहब, है ना, चौड़ाई 6 फीट होती है। और कुल दूरी जो है बढ़ा करके 12 फीट के आसपास हो सकती है। आगे बढ़ो भाई, नंबर 14 है, हट्टी सोने की खदानें भारत के किस राज्य में लोकेटेड है? लो भाई, इस तड़कते हुए प्रश्न का एक बार आंसर कर दो ताकि मजा सा आ जाए बस। सर साइंस कमजोर है। साइंस की क्लास 1 तारीख से, यानी कि आज 29 है, परसों से आपकी रात को 7 बजे चलेगी। रात को 7 बजे परसों से साइंस की क्लास चलने वाली है, रेडी रहना जी। गुड, क्रिकेट आंसर था, बेसबॉल का इतना कमेंट आ रहा था। देखो साहब, हट्टी सोने की एकमात्र खदान ऐसी है जो कि अभी वर्तमान में कार्यरत है, वहां से अभी भी सोना निकाला जा रहा है। नहीं तो आपसे तो एग्जाम में देखो, हट्टी जो है वो कर्नाटक में है, आप लोग याद रखना, ऑप्शन बी करेक्ट है। आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कोलार गोल्ड फील्ड कहां है ना। कोलार सोने की जो खदान है वो कहां पर है? केजीएफ फिल्म देखी है ना, दगड़ दगड़ दग दी रात, वही है। चलो अगला प्रश्न नंबर 15 है, कार्तिक माह की अमावस्या के दौरान हिंदू त्योहार मनाया जाता है जो लक्ष्मी पूजा के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा है? सभी के लिए 119 कर दिया है भाई। पहले 500 बच्चों में नहीं आ पाओगे, ले लो बस। पहले 500 बच्चों तो सुबह ही पूरे हो गए। ऑटोमेटिक लगा रखा है, ऑटोमेटिक हट जाता है प्राइस, 129 रुपए हो जाता है फिर, है ना। अब 2 दिन के बाद तो वो 149 रुपए भी हो जाएगा उसका प्राइस, जो 129 है, जो क्योंकि जो आप लोग रिस्पॉन्स दिखा रहे हो ना भाई। चलो शाबाश, वैसे उम्मीद नहीं थी कि इतना बेहतर रिस्पॉन्स मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही, है ना। करें आंसर। अब इधर बताओ मुझे, धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है ना। कार्तिक मास की अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गुरुजी दीपावली मनाया जाता है, ऑप्शन बी। आपसे एग्जाम में सरल आया था कि दीपों का त्योहार, जिसे रोशनी का त्योहार कहते हैं, वो कौन सा है? दीपावली है। हमने थोड़ा सा एडवांस कर दिया इसको। सेक्शन ए कंप्लीट है, सेक्शन बी पे चल रहे हैं। अच्छा एक चीज याद रखना, आप लोग जब मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में स्कोर कमेंट करोगे तो सेक्शन वाइज करेगा, सेक्शन ए बी सी और सेक्शन डी, इनके अंदर कितने कितने परसेंट राइट हुए हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को किस रूप में जाना जाता है? सिंपल प्रश्न है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश मैं आपसे नहीं रखता, गलती करना भी नहीं। सर जी मैं ओडिशा से हूं, आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिनों से कह रहा हूं एक बार मेरा नाम लेकर बोल दो। अच्छा जी, त्रिलोचन नायक। लो जी। सर जी ऐड हटाने की निंजा टेक्निक बता दो, ऐड बहुत आ रही है वीडियो में। कोई बात नहीं, यहाँ पर बगल में ना आपके स्किप का बटन आएगा, उसको स्किप के बटन को दबा देना हट जाएगी। नाइट्रस ऑक्साइड किसे कहते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 16 का लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, शानदार। ये हुई ना बात, लाफिंग गैस को कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि N2O नाइट्रस ऑक्साइड। मार्श गैस किसको कहते हैं सर जी? मीथेन को कहते हैं साहब। किसको कहते हैं? मीथेन को कहते हैं जी। ग्रीन हाउस गैस तो इसमें कई सारी गैसें आती हैं। टीयर गैस याद रखना, क्लोरो एसिटोफिनोन, क्लोरो एसिटोफिनोन टीयर गैस। क्लोरोपिक्रिन भी होता है टीयर गैस में ना, क्लोरोपिक्रिन टीयर गैस में होता है। चलें, जिसको आंसू गैस कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा नंबर 17, धूप के चश्मे में किस प्रकार के ग्लास का उपयोग किया जाता है? ये वाला प्रश्न आर्मी के आपके ही 2023 के एग्जाम में आया है। ठीक है साहब, चलो एक बार इसका आंसर कर दो फटाफट से, नंबर 17 का जी। सर जी ऐप खुल नहीं रही है, टेस्ट सीरीज बाई की थी। सबसे नीचे चले जाना मेरे भाई, सबसे नीचे आपको आएगा माई कोर्स का ऑप्शन, सबसे नीचे बॉटम में माई कोर्स। ठीक है, माई कोर्स पे क्लिक करना, फिर आप लोग टेस्ट पे क्लिक कर देना,
टेस्ट कैसे नहीं खुलता ससुरा, हम भी देखते हैं, सब खुलेगा। धूप के चश्मे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है जी? कल पेपर है, बहुत डर लग रहा है, एसएससी जीडी का पेपर है। अब देखो, डरोगे ना तो जो आते हुए प्रश्न है वो भी गड़बड़ हो जाएंगे। क्या पता आपकी शिफ्ट आसान आ जाए, या क्या पता आपकी शिफ्ट सबसे टफ आ जाए, फिर नॉर्मलाइजेशन में भी तो फायदा मिलता है। टेंशन ना लो आप, फोकस करो इस पर। इसमें ना बच्चों के मिक्स आंसर आ रहे हैं भाई, बच्चों के आंसर आ रहे हैं मिक्स। देखो, धूप का चश्मा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं गुरुजी? क्रुक्स कांच का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए। ये जो पायरेक्स ग्लास है ना, ये जो प्रयोगशाला में जो उपकरण बनते हैं ना, जो साइंस लैब जो होती है प्रयोगशाला में, जो बीकर बने होते हैं, जो बीकर है ना, या फिर हम कहते हैं कि जो उपकरण बने होते हैं वो किसके होते हैं साहब? वो पायरेक्स कांच के होते हैं। फिलेंट कांच का प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है, फिलेंट कांच का प्रयोग कैमरे में किया जाता है, दूरबीन में किया जाता है, इन सभी में फिलेंट कांच का उपयोग होता है साहब। अगला प्रश्न स्क्रीन पर मेरे भाई, ऑक्सीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, हाइड्रोजन प्राप्त होता है या ऑक्सीजन की हानि होती है। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन जो आपका प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है? विकल्प आपके सामने हैं, आंसर कर दो मेरे सभी फौजी भाई। चलो जी शाबाश, 1000 लाइव अब जाकर हुए हैं रितादारे। कभी कभी यार लाइव नहीं चलता यार, क्या चक्कर है? यहां पर तो ठीक चल रहा है, मेरे मोबाइल में नहीं चलता कभी कभी। द डीन स्कॉलर मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? चलो जी शाबाश, क्या आंसर आया है? ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑक्सीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। ये ऑप्शन बी सही आंसर दे रहे थे आप लोग। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए पौधों का कौन सा भाग या वर्णक जिम्मेदार है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए पौधों का कौन सा भाग या वर्णक हमारा जिम्मेदार है? जड़, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल या फिर कैरोटीनाइड? बताइए मेरे भाई, इस प्रश्न का आप सभी का सही सही आंसर क्या होगा? देखे तो सही। हाँ जी, वर्णक यानी कि पिगमेंट बोलते हैं, ठीक है? चलो शाबाश, आंसर दो भाई, शाबाश। 961 लाइव हैं। एक बार मेरा भी नाम ले लो, आरती यादव। ठीक है जी, बहुत दिन से आपका नाम नहीं लिया। अच्छा जी, मॉक टेस्ट में 32 से 36 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है मॉक टेस्ट में तो एक काम कर देना, एनालिसिस पूरा देखना और देखना कि कहां पर गड़बड़ हो रही है भाई। गलती तो यही करनी है आपको, एग्जाम में थोड़ी एग्जाम में गलती करोगे तो बाहर हो जाओगे। एग्जाम से पहले ही प्रैक्टिस करके जाओगे ना। मैंने क्या बताया था कि भैया आप किसी दौड़ में भाग ले रहे हो तो डायरेक्ट चले जाओगे, या उससे पहले आप कुछ दिन ट्रैक का चक्कर लगाओगे, कुछ दिन आप रनिंग करोगे, उसके बाद ही जाओगे ना कंपटीशन में। तो यहां भी वही है, जब आप पेपर में बैठने जाओगे तो उससे पहले अगर आपने 15-20 दिन 30 दिन पेपर की प्रैक्टिस नहीं की उसी लेवल पे, तो फिर कैसे हो पाएगा? आप पूरे 50 प्रश्न भी नहीं कर पाओगे, आपका समय खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। जो गलती करनी यही करो, जो सीखना यही सीखो, वहां पर तो आपको फतेह करनी है बस। क्लोरोफिल ऑप्शन आपका बी करेक्ट है भाई। क्लोरोफिल जो है ऐसा वर्णक है जो पौधों का प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है। नंबर 20 देखो, कच्चे रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हालांकि आपको ये प्रश्न आता होगा, पर मैंने अपने 2026 के सेशन में नहीं कराया है तो मैं करवा रहा हूं, ठीक है? कच्चे रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण, सल्फोनीकरण, वल्कनीकरण या फिर ऑक्सीकरण? और आप लोग मुझे ये गैल्वेनाइजेशन जो है ना, इसका भी आंसर कर दो जल्दी से साहब। इसका आंसर क्या होगा? 36+ सही हो रहे हैं आदित्य भाई, बहुत बढ़िया जी। एक भाई कह रहा है यूएसए का टी शर्ट क्यों पहना है सर? इंडिया पहनो। तो यूके का टी शर्ट बिक काहे रहा है इंडिया में? कैसी बातें है कि नहीं? बिक रहा है तो पहन लिया है, कोई बात नहीं, इसका क्या है यार। चलो भाई देखो, कच्चे रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की जो प्रक्रिया है
वो क्या कहलाती है गुरुजी? वल्कनीकरण कहलाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है ना। गैल्वेनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। लोहे पर जो जस्ता होता है जिसे जिंक कहते हैं, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या है साहब? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। नंबर 21, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलीस्टीरीन या फिर पॉलीइथिलीन? बताइए। नहीं, टेक्निकल की तो मैं नहीं कराता भाई क्लास, है ना। गुरुजी प्रणाम, वेस्ट बंगाल से हूँ। आर्मी की तैयारी के लिए आपको फॉर्चुनेटली नहीं तो स्टडी अधूरी रह जाती। अच्छा, आप नहीं मिलते तो स्टडी अधूरी रह जाती। कोई बात नहीं भाई, हम तो यही हैं। हम तो अगले साल भी मिलेंगे, उससे अगले साल भी मिलेंगे, ठीक है। अब तो दिल में देश सेवा का जुनून है। जब तक आर्मी रहेगी तब तक तो हम भी हैं और आपको यही मिलते रहेंगे, ठीक है। हर साल बना के भेजेंगे फौजी, हर साल फौजी बनाकर भेजेंगे, देखते हैं क्या बनता है। चलो भाई, कॉम्पैक्ट डिस्क बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन सी आंसर आ रहा है भाई, बहुत आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी, पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलीकार्बोनेट्स, वेरी गुड। देखो साहब, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका बी करेक्ट हो जाएगा साहब। नंबर 21 है जी, हर्पिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? हर्पिस अग्नाशय को कौन सा रोग प्रभावित करता है? तो गुरुजी मधुमेह, जिसको हम लोग डायबिटीज कहते हैं, शुगर, मधुमेह और हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया जब इंसुलिन ज्यादा निकलने लगता है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ठीक है ना। लीवर को कौन सा रोग प्रभावित करता है? आप लोग सिरोसिस मत भूलना, बस बाकी कुछ भूल जाओ, पर लीवर को सिरोसिस और हेपेटाइटिस, पीलिया भी याद रख लो भाई, पीलिया भी आपके लीवर को ही प्रभावित करता है। सिरोसिस और पीलिया, सिरोसिस तो लास्ट स्टेज होती है, जिसको सिरोसिस हो गया 90% उसकी कहानी खत्म है, फिर खत्म है उसकी कहानी, ठीक है ना। चलो भाई, फेफड़ों को कौन सा रोग? निमोनिया, आप लोग याद रख लेना भाई, निमोनिया रोग हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है साहब, ठीक है। और त्वचा को करता है जी आपका हर्पिस, जो आपसे पूछा है। इसके अलावा अगर एग्जाम में एक्जिमा आ जाए, एक्जिमा भी त्वचा को प्रभावित करता है। दाद खाद खुजली भी त्वचा को ही प्रभावित करती है, ठीक है साहब, है ना। फेफड़ों को ब्रोंकाइटिस रोग भी है, वो भी प्रभावित करता है। नंबर 23, अब इधर आ जाओ भाई, ये कायिक परिवर्तन है जो आपके पौधों से संबंधित एक टॉपिक है। ये हमारी ई बुक स्टैटिक जीके वाली में है। कायिक परिवर्तन किस प्रकार का प्रजनन है? नंबर 23 का बता दो भाई। शुभम चौबे, शायरी इग्नोर नहीं करते, जब मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं आप तब शायरी बोल देते हो, निकल जाती होगी। चलो भाई, 1000 लाइक कर दोगे तो मजा सा आ जाएगा साहब, है ना। 1000 लाइक कर दो, शाबाश। कायिक परिवर्तन किस प्रकार का प्रजनन है? पौधों में अलैंगिक, पौधों में लैंगिक, जंतुओं में लैंगिक या फिर इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको कहा है कि कायिक परिवर्तन जो है ना, ये आपके पादप विज्ञान का एक टॉपिक है साहब, ये आपकी बोटनी से एक संबंधित टॉपिक है, छोटा सा। तो यानी कि ये जंतुओं से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन सी तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे। अब लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में आपको समझना है क्या आंसर होगा साहब, है ना। जो आपका कायिक परिवर्तन है पौधों में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पौधों में आप सेक्सुअल कैसे डाल पाओगे? नंबर 24, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद ब्राउन हो जाता है क्योंकि वह वायु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? बताओ। अच्छा, सेब जो है, आप लोग मुझे बताना कि सेब में कौन सा अम्ल होता है? सेब में कौन सा अम्ल यानी कि एसिड होता है? चलो भाई, इसका भी कमेंट हो जाए। साइंस की क्लास में देखो, साइंस की क्लास के कुछ टॉपिक है, जैसे हार्ट, एंजाइम और हार्मोन, ठीक है, फेफड़े, आवर्त सारणी और आपका पादप विज्ञान। ये टॉपिक तो मुझे कराने हैं, और महत्वपूर्ण सूत्र, ये टॉपिक तो मैं 5-6 ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। और ये जो प्रजनन वाला देखा था आपने अभी, प्रजनन के प्रकार, प्रजनन तंत्र, फर्टिलाइजेशन सिस्टम, भ्रूण वाला, वो भी, ये 5-7 टॉपिक है जो मुझे आपको कराने हैं। इसके बाद हम मिक्स क्वेश्चंस भी करेंगे। 1 महीना आपकी पूरी साइंस की क्लास चलेगी भाई, है ना। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद हो जाता है भूरा
क्योंकि सेब में आयरन ऑक्साइड बनने लगता है हवा के साथ अभिक्रिया करके। सेब में आयरन की मात्रा होती है ना, तभी तो वो भूरा हो जाता है। और सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या मेरे सभी फौजी भाई और उनकी बहनें मैलिक अम्ल आंसर दे रहे हैं साहब? मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है ना। नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्माशोषी प्रतिक्रिया का उदाहरण है? उष्माशोषी एंडोथर्मिक, यानी कि जो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर ले, जो उष्मा को सोख लेता है, उसे उष्माशोषी कहते हैं। उष्माक्षेपी होता है एक अभिक्रिया, है ना, एक्सोथर्मिक, पता है ना आपको? उष्माक्षेपी इसमें क्या होती है? जिसमें उष्मा या ऊर्जा मुक्त हो, उष्मा या ऊर्जा निकलती है, मुक्त होती है, वो उष्माक्षेपी होती है। एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक और ये एंडोथर्मिक उष्माक्षेपी है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कर दो जी। भाई इसका वीडियो आपको कल या परसों मिल जाएगा, आप टेंशन ना लो, कल आपकी आर्टिकल की क्लास कराऊंगा, बिल्कुल ठीक है। मेरा भी नाम ले लो गुरुजी, बहुत दिन हो गए हैं। सौरभ यदुवंशी, अच्छा भाई। चलें भाई आंसर पे, ऑप्शन बी आंसर आ रहा है, सभी का ऑप्शन बी आंसर आ रहा है। वेरी गुड। किशन, निधि, शिवम वर्मा, रोशन, रविंद्र कुमार, सुनील कुमार, शिवम वर्मा, वेरी गुड। सोनी सहारण कह रही हैं टेस्ट पेपर बहुत शानदार है गुरुदेव, ऐसा पेपर सेट क्लास की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच, वेरी गुड, धन्यवाद। ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जो उष्माक्षेपी प्रक्रिया है, जिसके अंदर उष्मा अवशोषित होती है ना। जबकि उदासीनीकरण, दहन, श्वसन, ये क्या है साहब? ये आपकी उष्माक्षेपी है जी। अगला प्रश्न, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये बताओ। सर मेरा नाम ले लो, 2 मंथ से की क्लास ले रही हूं, लवप्रीत। बस नाम ही लेते रहोगे, नाम ही दिलवाते रहोगे। 893 लाइक हैं, लाइक नहीं करोगे, 1000 लाइक पूरे नहीं करोगे हमारे। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है साहब? जो भी यहां पर आंसर दे रहे हैं जी, बायफोकल लेंस, बिल्कुल सही है। उत्तल लेंस का प्रयोग होता है जी दूर दृष्टि दोष के लिए, हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। अवतल लेंस का प्रयोग होता है साहब निकट दृष्टि दोष के लिए, मायोपिया। और बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है गुरुजी दृष्टि वैषम्य के लिए, है ना। दृष्टि वैषम्य काफी कम लोगों को पता होगा, अस्टिगमेटिज्म बोलते हैं साहब, अस्टिगमेटिज्म। चीजें क्लियर हैं? चलो 27 नंबर, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके डैश गैस उत्पन्न करते हैं। 27 नंबर का बता दो साहब, जरा फोकस तो करो। बिल्कुल भाई, ट्रिक आपको अभी भी याद है, करो शाबाश। क्या प्रश्न है जी? हाँ, सभी अम्ल जो हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? 27 का आंसर दे दो जी। पहली बार पेपर दूंगी, पेपर में अभी भी 12th में आई हूं, क्या होगा? कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। बस तैयारी करते रहना, प्रैक्टिस सेट लगाते रहना, बिना प्रैक्टिस सेट लगाए मत जाना एग्जाम में। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं। क्या सभी ने आंसर दिया है? ऑप्शन बी आंसर भी दे रहे हैं भाई कुछ लोग। अम्ल जो है वो हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं। चलो भाई, चलो शाबाश। अच्छा, नंबर 28 है, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण यानी कि जी का मान क्या होगा? जी देखो क्या लिखा है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी अगर पृथ्वी घूमना ही बंद कर दे? और अगर कह दे कि पृथ्वी, है ना, जोर जोर से घूमना शुरू कर दे, जोर जोर से घूमना शुरू कर दे, तब इसका मान क्या होगा? घूमना शुरू कर दे तो ग्रेविटेशनल जो वैल्यू है वो क्या होगी, इसका मान क्या होगा? बताइए शाबाश। राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, रोहित शर्मा। अच्छा जी, बहुत दिन बाद सुनी है ये शायरी कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा? अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल को, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा।
ऑप्शन ए होगा भाई। अगर वो घूमना बंद कर दे तो ग्रेविटेशनल जो है जी की वैल्यू है जो वो बढ़ जाएगी, और अगर वो जोर जोर से घूमने लगे तो जी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी शून्य, यानी कि जीरो। अंडा खत्म, टाटा बाय बाय। नंबर 29 आपके सामने, खसरा रोग के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है जी? सर मैंने लाइक कर दिया है, धन्यवाद भाई। चलो भाई, लाइक कितने हैं? अभी भी 900 नहीं हुए लाइक, है ना, कोई बात नहीं, 0 और बढ़ेगा क्रमशः। वेरी नाइस। चलो भाई, आ जाओ इस प्रश्न पर, आ जाओ फटाफट से जी। खसरा रोग जिसे क्या कहते हैं जी? मीजल वायरस भी कहते हैं। इसकी रोकथाम के, सॉरी, इसके लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? इसकी रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाते हैं? सभी का कमेंट आना चाहिए। खसरा की रोकथाम के लिए, इसको रोकने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है साहब? कौन सा टीका लगाते हैं? कमेंट करो। इसका आंसर होगा रूबेला वायरस, जो कि मीजल्स वायरस के लिए जिम्मेदार है साहब। आ जाओ भाई। ई बुक में कौन से टॉपिक पढ़ने जरूरी हैं? बस टॉपिक अगर पूछना चाह रहे हो, वैसे तो देखो सारा ही इंपॉर्टेंट है, पर पादप विज्ञान जो आखिरी के 20 टॉपिक हैं वो रट देना, बस रट लेना, रट। बताओ भाई, इसकी रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? एमसीजी कहां से आ गया भाई? एमसीजी क्यों करते हो ऐसा काम, है ना? ऐसे की काम क्यों करते हो? खसरा को रोकने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? याद रखना, जब तक आंसर सही नहीं आएगा इसमें से जाऊंगा नहीं। आंसर आने दो पहले भाई। और ये प्रश्न मैंने कराया भी है, फिर भी ऐसे काम करते हो साहब आप लोग, है ना? चलो भाई, टीबी के लिए बीसीजी, बीसीजी पे कहां आ गए? याद रखो। हाँ, अब आंसर आया एक बंदे का, क्या नाम है भाई? विजय वलोगर 10 के। एमएमआर का टीका लगाते हैं साहब, बिल्कुल सही है जी, है ना? मीजल्स मम्पस रूबेला। अगला प्रश्न देखो, नंबर 30 है और साइंस का लास्ट है। मानव कोशिका किन कोशिकाओं, मानव शरीर की किन कोशिकाओं को लोकप्रिय रूप से शरीर का सैनिक कहा जाता है? आप बताओ भाई, शरीर का सैनिक किस कोशिका को कहते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर तंत्रिका कोशिका? आंसर करिए मेरे दोस्त, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप YouTube से कितना पैसा कमाते हो? अच्छा जी, अब इसका तो क्या ही जवाब होगा भाई। देखो, आरबीसी जो है ये क्या करती है साहब? आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और ये शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है साहब। आरबीसी का मुख्य कार्य जो है ऑक्सीजन का परिवहन करना है, ऑक्सीजन को शरीर तक पहुंचाने का भी काम करता है, ठीक है ना? और जो डब्ल्यूबीसी है साहब, डब्ल्यूबीसी क्या है जी? ये एक प्रतिरक्षा होता है साहब, रोग प्रतिरोधक के लिए, रोगों से लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी का प्रयोग होता है। प्लेटलेट्स का काम रक्त का थक्का जमाने में भी आता है साहब, है ना? प्लेटलेट्स जो है वो बिंबाणु है जो रक्त का थक्का जमाने के भी काम आता है। और अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो डेंगू हो जाता है ना? या डेंगू होने से प्लेटलेट्स घट जाते हैं। चीजें क्लियर है सभी की भाई? क्या चल रहा है कमेंट बॉक्स में? डब्ल्यूबीसी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई साहब। अब बढ़ते हैं अपने मैथ के सेक्शन पर, और मैथ के जो प्रश्न है ना वो बिल्कुल मैंने आपके बहुत सारे प्रश्न तो ओरिजिनल सैंपल पेपर से उठाए हैं। टेस्ट पूरा लगाना। बताओ, यदि 4 दर्जन केलों का मूल्य 104 रुपए है तो 6 दर्जन केलों का मूल्य ज्ञात करें। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी ने हमारी टेस्ट सीरीज परचेस कर ली है। अगले 500 बच्चों के लिए फिर से 119 रुपए का हमारा ऑफर वैलिड है आपके लिए। सुबेरे किए थे, सुबेरे 500 पूरे हो गए, अगले 500 के लिए 119 रुपए फिर से वैलिड है। जिसने परचेज नहीं किए हैं, 2026 का नया लेवल सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश दोनों ही भाषा में टेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है? आखिरी मौका है ये, इस बार सिलेक्शन ले लो, अगली बार की गारंटी कहां है कि कौन कहां होगा कहां नहीं होगा। 30 दमदार पेपर है भाई आपके लिए, सब कुछ हमारी एप्लीकेशन शुभम क्लासेस पर मिल जाएगा। इसके अलावा
ई बुक्स में अगर आपने अभी तक कॉम्बो पैक भी नहीं लिया है, सिर्फ 119 रुपए का आपको कॉम्बो पैक के अंदर ये दोनों ही किताबें पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगी। सिंगल सिंगल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कॉम्बो पैक में दोनों ही मिल जाएंगी। परचेस कर लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। हेल्पलाइन नंबर ले लो 8930112125। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कॉल मैसेज जरूर कर देना। बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ दमदार। ठीक है भाई, चलो खुल जा सिम सिम। लो भाई, पहले प्रश्न पर आ जाओ। 4 दर्जन केलों का मूल्य 104 है, तो 6 दर्जन केलों का मूल्य क्या होगा? आप इसको डायरेक्टली भी तो कर सकते थे। आप ऐसे करोगे कि 4 दर्जन केलों का मूल्य 104 है, तो 6 दर्जन जो केलों का मूल्य है वो क्या होगा? आप ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैं कह रहा हूं कि हम लोग क्या काम करते हैं, पहले 1 दर्जन जो केले हैं, 1 दर्जन केलों का मूल्य निकाल लेते हैं। 1 दर्जन केलों का मूल्य 4 दर्जन का अगर 104 है, तो अगर मैं 104 को 4 से भाग कर दूं तो 4 दूनी 8, 4 छिके 24, 26 रुपए 1 दर्जन केलों का मूल्य आ गया। क्लियर है? अब 6 दर्जन निकालना है, तो 6 दर्जन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया? गुरुजी 1 दर्जन का मूल्य 26 रुपए है, तो हम 26 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा साहब। चिकन चिकन 36 का 6 हासिल थे, 6 दूनी 12, 13 14 15, 156 रुपए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है भाई, ये तो सभी ने दे दिया है बिल्कुल। नैन्सी शुक्ला, राजन व्लॉग्स, अक्षय, अभिषेक, उषा, शुभम मिश्रा, वेरी गुड। सर मैं वीडियो डालता हूं पर मेरे व्यूज नहीं आते, इसका सॉल्यूशन? मेरा भाई देखो, पहले तो एक बात सुन लो कि वीडियो डालने से कभी भी व्यूज नहीं आते। व्यूज आते हैं जब आप वैल्यू ऐड करोगे, ठीक है ना? जब आप वैल्यू ऐड करोगे। ये प्रश्न सभी को दिख रहा है? मैंने इतना बड़ा कर दिया, अब तो दिखना चाहिए सभी को भाई। यूनिट डिजिट, इकाई अंक, यानी कि यूनिट डिजिट निकालो। चलो भाई, नंबर 32 पर आ जाओ, फटाफट से आगे बढ़ते हैं जल्दी से साहब। देखो साहब, सीधी बात है, मैं कह रहा हूं कि यहां आपको लिखा है आपको यूनिट डिजिट, तो 257 में जो आपका लास्ट का 7 है, हम लोग इस 7 की पावर का 164 का निकाल लेते हैं, गुणा करना है, लास्ट में 3 है यूनिट डिजिट, तो 3 की जो पावर है 242 है, इसका निकाल लो बस। अब जब भी मैंने कहा था कि पावर्स आपकी बड़ी दे रखी हूं, तो हम क्या करेंगे, हम उनको 4 से भाग कर देंगे। 164 है, अगर मैं इस 164 को 4 से भाग कर रहा हूं, 4 चौके 16, 4 एकम 4, तो यहां पर जो है 0 आ जाएगा भाई, रिमाइंडर 0 आएगा आपका। क्या हो गया? क्लियर है? इसका मतलब हम एक काम करते हैं, 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आया, यानी कि 7 की पावर जो रिमाइंडर आएगा हम वही लगा देंगे भाई। क्लियर है चीजें? मल्टीप्लाई भाई, 3 की पावर है 242, तो पावर बड़ी है, तो हमने क्या बताया था कि 242 को कोई भी पावर उसको 4 से भाग कर दो, 4 छिके आपका 24 हो गया, कट गया ये, और जो आपका रिमाइंडर बचा है वो बचा है भाई आपका 2। तो हम क्या करेंगे, इस 3 की पावर जो रिमाइंडर है उसको 2 लगा देंगे, अब निकल जाएगा। अब मैंने एक चीज बताई थी कि आप किसी की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, गुणा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 9 को 1 से गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या? आप सभी ऑप्शन बी 9 को आंसर दे रहे हो? मुझे नहीं पता, 9 आंसर आएगा, सभी का 9 आंसर आ भी गया है। क्या बात है भाई, शाबाश। चलो फिर इसी बात पर अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, जब किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 बचता है, जब उस संख्या के दुगने को 8 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? क्या चीज बताई थी इसमें कि भैया आप एक चीज देखो कि मान लो 8 से हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, तो आपका 5 जो है वो रिमाइंडर बच रहा है, अगर 8 में 5 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? यानी कि 13 को 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। तो हम वो कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या है वो हमारी संख्या 13 है भाई, है ना? आप देखो, कह रहा है कि उसको दुगुना करने पर, यानी कि 13 को दुगुना करने पर जो आपका 26 आ रहा है, तो इस 26 को अगर हम 8 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? है ना? आप कहोगे गुरुजी 8 दिया, आपके यहां से 24 हो गए, यानी कि रिमाइंडर हमारा यहां से कितना आ रहा है जी? 2 हमारा शेष बचेगा। क्या सभी यहां पर 2 को आंसर दे रहे थे? बताइए साहब, किसी का कोई डाउट? क्लियर है चीजें?
वेरी गुड, 6 आंसर दिया देखो एक भाई ने, 2 आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। अगला प्रश्न देखो नंबर 34, ये वाला प्रश्न आपके क्लर्क में से उठाया है, आर्मी क्लर्क का प्रश्न है, एकदम दमदार आंसर सभी का चाहिए भाई। सर जी मॉक टेस्ट में मेरे 39 राइट हुए हैं, खुशी सैनी, क्या बात है। एक बार कमेंट कर दो कि मॉक टेस्ट कैसे लग रहे हैं आपको, फीलिंग आ रही है एग्जाम वाली। चलिए भाई इसका आंसर दो कि किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात 21:19 है, तो उसकी मासिक बचत 1000 है, तो उसकी इनकम क्या होगी। देखो साहब, ये रहा इनकम और ये है साहब खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखो 21 उसकी कमाई है, उसने 19 रुपए खर्च कर दिए, तो आप कहोगे गुरुजी यहां से जो सेविंग हुई है, जो बचत हुई है, वो कितनी हुई होगी, 2 रुपए हुई होगी। रेशो में 2 हुई, मैं बता रहा हूं कि 19 रुपए कमाऊंगा, 21 रुपए खर्च करूंगा, तो 2 रुपए बचेंगे, ठीक है, आप समझ गए। अब जो बचत का रेशो है वो 1000 है, यानी कि बचत जो है वो आपकी 2 है, और 2 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 1000 रुपए दे रखी है। क्लियर है, चीजें क्लियर हैं। तो हम 2 से अगर 1000 को काटेंगे तो आप कहोगे जी एक रेशो की वैल्यू हमारी आ गई 500 रुपए। हमको बोला है उसकी इनकम कितनी है, इनकम का रेशो 21 है, तो अगर हम लोग 21 को एक रेशो की वैल्यू 500 है तो 500 से गुणा कर दें, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10,500 रुपए जो है उसकी कमाई होगी, उसकी इनकम होगी। इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। चलो भाई अमरपाली नाम ले लिया है आपका जी, वेरी गुड, सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल सही सही आ रहा है भाई, ये हुई ना बात। अगला प्रश्न देखो, नंबर आपके पास 35 है, किस मूलधन पर 7% वार्षिक दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 2100 रुपए होगा। किस मूलधन पर यानी कि प्रिंसिपल यानी कि राशि, साधारण ब्याज क्या होता है साहब, इसका फॉर्मूला होता है मूलधन का सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 और रेट इनटू टाइम। साधारण ब्याज आपको दिया है गुरुजी 2100 रुपए दे रखा है साधारण ब्याज हमको, गुणा हम 100 कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, समय 5 वर्ष, कर दो। पहले 7 से काट लेते हैं, देखो 7 से काटेंगे, यहाँ पे 7 तिया 21, 300 आ गया, फिर 5 से काटेंगे, 5 छिके 30, यहाँ पर 60 आ जाएगा, और 60 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 रुपए जो आपका विकल्प ए दिखा रहा है। और क्या आप लोग यही आंसर भी दे रहे हैं 35 का भाई। धरती लोक पर से अमन का प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव, अमन वाह जी वाह। धरती लोक नंबर 36, इसी बात पर देखो, ये बेसिक प्रश्न है, एक वस्तु को 575 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 15% का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य बताना है क्या होगा, कितने रुपए की वस्तु थी जी। 33 नंबर क्वेश्चन गलत है, कौन सा गलत है भाई 33 नंबर, क्या गड़बड़ है, हैं? ठीक तो है ये प्रश्न, इसमें क्या मिस्टेक है। 8 से भाग दिया था, शेषफल 5 बचता है, 8 5 13, संख्या 13 है भाई, उस संख्या का 2 गुना यानी कि 26 को हम भाग करेंगे 8 से, 8 3 24, ठीक है ये प्रश्न। चलो अगला प्रश्न देखिएगा नंबर 36, हमको निकालना है साहब क्रय मूल्य। हमको क्या निकालना है जी इस प्रश्न में, गुरुजी इस प्रश्न में निकालना है क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100, अब ऊपर प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, बस। आप देखो विक्रय मूल्य है जी हमारा 575 रुपए, गुणा हम कर देंगे साहब यहां पर 100, नीचे 100 में 15 जोड़ोगे तो कहोगे गुरुजी 115 आ गया यहां पर, कोई दिक्कत, आप सॉल्व कर लो। पहले 5 से काटूं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यहां पे काटेंगे 5 से तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, और 23 से ये पूरा की पूरा 5 बार में कट गया भाई, सीधा डायरेक्ट कट गया यहां से, है ना। और यहां पर आपका 500 रुपए जो है वो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ऑप्शन बी। बताओ भाई, ऐ वर्दी तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है, अच्छा जी। ये शायरी मेरी बहुत वायरल हुई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दो कि अर्ज किया है कि ऐ वर्दी तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है, ऐ वर्दी तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है, और तू सिर्फ सपनों में ही नहीं आती, हकीकत में भी तड़पा रखा है।
7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखो इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना, कई तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए, 7 विषम संख्याएं है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, 7 लगातार जिनका औसत अगर 17 है, देखो औसत हमेशा जो होती है ना वो बीच वाली संख्या होती है ना, कि आप कहोगे कि बीच वाली संख्या की वैल्यू हमको 17 दी है। औसत क्या होता है? मिड टर्म होता है, मीन होता है, ठीक है। अब क्योंकि लगातार विषम संख्याएं हैं, तो अगर ये संख्या 17 है बीच वाली, तो अगली संख्या 19 हो जाएगी, अगली 21 हो जाएगी और अगली संख्या 23 हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? यहां से आपकी 23 आप ऐसे भी निकाल सकते हो बहुत आसानी से। हो गया भाई 23 आंसर, गुड। नंबर आपके सामने 38, लो भाई इसको सोल्व करो, 38 नंबर को, बोर्ड मास। सीआरपीएफ की क्लास कब से चलती है जी? सीआरपीएफ की क्लास स्पेशल तो अभी नहीं चल रही है, अभी आर्मी की चल रही है, पर आप लोग यहां से भी तैयारी कर सकते हैं सीआरपीएफ की, है ना। देखो जी फॉर्मूला लगेगा गुरुजी इसके अंदर बोर्ड मास का। अब इसमें ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, इसका मतलब हमको पहले डिवाइड करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर यहां से हम घटा देंगे। कहोगे ठीक है साहब, है ना। यानी कि अगर मैं 18 को 3 से भाग दूं तो 6 बार में कट जाएगा ये। तो आप कहोगे गुरुजी 12 प्लस 6 को फिर 1 से यहीं गुणा कर दो, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस का 4 कर दो भाई। 12 और 6 कितने हो गए साहब? 12 और 6 18 हो गए, और 18 में से अगर मैं यहां पर 4 घटा दूं, है ना, तो यहां पर आपका 14 राइट आंसर आएगा। 14 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है भाई, ऑप्शन का सहारा लेकर तो नहीं। ये हुई ना बात, आंसर 14 आएगा। विवेक ठाकुर, संजीव, सोनू सभी ने सही आंसर दिया है, वाह जी वाह। ऑप्शन में नहीं है, आप देख करके मजा आया कि लगा रहे हो आप लोग तैयारी अच्छे से। एक त्रिभुज की भुजाएं 5:12:13 के अनुपात में है और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है, तो सबसे लंबी भुजा क्या होगी? करो भाई, क्या आंसर करोगे इस प्रश्न का? एक त्रिभुज की भुजाएं कह रहा है जी 5:12:13 के अनुपात में है, ठीक है साहब। अब एक बात बताओ, परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़, है ना। तो अगर हम लोग इन सभी को जोड़ दें, 12 और 5 17, 17 और 13 यहां पर 30 हो जाएगा, और 30 रेशो की जो वैल्यू दे रखी है वो 90 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। कितना सरल है ना। ये 30 से 90 काटेंगे तो एक रेशो का मान आपका 3 आ गया यहीं से डायरेक्ट, बस। सबसे लंबी भुजा यानी कि सबसे बड़ा तो इसके अंदर रेशो 13 है, एक रेशो की वैल्यू 3 है, तो सबसे लंबी भुजा 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो गुरुजी 39 आ जाएगा। यहां पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, 39। वेरी गुड। गुज्जर, सोनू कुमार, कृष्णा कुमार, आदित्य तिवारी, शानदार। लो भाई अब इस प्रश्न को ध्यान से समझना, ये प्रश्न अगर एग्जाम में आएगा तो गड़बड़ भी नहीं होना चाहिए किसी का, है ना। कह रहा है कि यदि एक नियमित बहुभुज में 8 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा? सर मैं 5-7 दिन बाद क्लास में आया हूं। क्यों भाई अवतार सिंह, क्या दिक्कत थी? आप 5-7 दिन बाद आए हैं, कमेंट करो, ठीक है। देखो भाई एक बहुभुज है और कह दे कि उसके बाह्य कोणों का माप क्या होगा, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है जी 360 डिग्री डिवाइड बाई एन, बस कहानी खत्म हो गई आपकी, ठीक है ना। देखो 360 डिग्री, ठीक है साहब, डिवाइड बाई एन कितना है? जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं 8 से भाग कर दो, क्या आंसर आएगा साहब? देख लेते हैं जी। 8 चौके 32 और 8 32 और 4 36 8 पंजे 40, 45 डिग्री। क्या ऑप्शन डी को दे रहे हो भाई? 40 का आंसर 45 डिग्री, 90 आंसर दे रहे हो। अरे बाप रे, कोई बात नहीं, मैं मानता हूं कि इसमें शायद आपको ये चीजें ना पता हो। नंबर 41 देखो भाई, एक कमरे में टेबल और कुर्सियों का अनुपात 7:9 है। यदि कुल 560 टेबल और कुर्सियां हैं तो कुर्सियों की संख्या क्या होगी? करिए। एक कमरे में यहां पर टेबल है और यहां पर सी से चेयर है, इनकी जो रेशो है वो दे रखी है जी 7:9, और इनकी जो टोटल है, टोटल कितनी कुर्सियां हैं? टोटल 560 कुर्सियां हैं साहब, है ना।
तो क्यों ना हम रेशो का भी टोटल कर ले, क्योंकि हमको यहां पर भी वैल्यू टोटल दी है। 9 को 7 से जोड़ेंगे तो आप कहोगे जी 16 रेशो है यहां पर, और यहां पर इनकी वैल्यू 560 दे रखी है। 16 से 560 देखो क्या कट रहा है, काट के देख लेते हैं जी। 16 दूनी 32, 16 तिया 48 है ना, और 16 पंजे 80, ये 35 बार में कट गया, एक रेशो की वैल्यू 35 आ गई। कुर्सियों की संख्या यानी कि चेयर का रेशो कितना है साहब, 9 है। तो इसका मतलब अगर हमको कुर्सियों की संख्या निकालनी है तो हमको क्या करना है साहब, हमको 35 को कुर्सियां निकालनी है तो 9 से गुणा कर देंगे जी। 9 5 45 का 5 हासिल 4 9 27, 315 जो है वो टोटल इसके अंदर कुर्सियां थी। ऑप्शन सी क्या आंसर दिया है भाई सभी ने। संदीप शर्मा, नैन्सी शुक्ला, ब्रिजेश, बोर्ड मास में सब्सट्रैक्ट पहले होगा, प्लस माइनस में आप कुछ भी करेंगे आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, पर प्लस करोगे तो ज्यादा बेटर रहता है। ये देखो भाई इसका आंसर दो, यदि 9 11 16 x और 18 का औसत 11 है तो x का मान क्या होगा, बताओ भाई। नंबर 42, आर्टिकल 315 यूपीएससी गजब है भाई। चलो जी, आर्मी जीडी की क्लास लगाओ, एसएससी जीडी की क्लास मत लेना। अंकिता जी एसएससी जीडी का तो अब एग्जाम चल रहा है, ठीक है। चलो भाई ध्यान दो इधर, औसत क्या होता है साहब। अगर आपसे एग्जाम में बोलते जी औसत निकालने का फॉर्मूला, औसत होता है जी संख्याओं का जोड़ और नीचे आपकी कुल संख्या, यही आपका औसत होता है। आप कहोगे गुरुजी यहां पर जो औसत है वो हमको ऑलरेडी कितना दिया है, 11 औसत दिया है। संख्याएं कितनी है जी, 5 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 16 प्लस x प्लस 18, संख्याओं का टोटल कितनी संख्याएं, टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्याएं हैं भैया। अब मैं इस प्रश्न को इधर ले आऊं, कोई दिक्कत आपको, क्योंकि यहां पर जगह कम पड़ेगी फिर, है ना। अब इनको आप लोग जोड़ लो और इसके बाद कर लो। औसत हमको कितना दिया है जी, 11 दिया है साहब। इनको जोड़ो जी, 9 और 5 14, 14 और 11 करेंगे 26, है ना। 26 में 16 जोड़ दो भाई, कितने हो गए 42, 42 में 18 जोड़ो आप, करो भाई जल्दी से टोटल। 7 आंसर आ गया। इतनी स्पीड में आंसर कैसे दे रहे हो, कैलकुलेटर लेके तो नहीं बैठे आप लोग, कॉपी पेन पे कर रहे होंगे ना। मुझे लगा कभी कैलकुलेटर लेकर बैठे हो भाई, और ज्यादा ही स्पीड में लग रहा है फिर आप लोग के आंसर आ रहे हैं साहब, है ना। चलो देखो साहब, इसमें 18 जोड़ेंगे तो आप कहोगे गुरुजी 42 आ गया, सॉरी 59 आ गया जी। 59 प्लस x और डिवाइड बाई 6, 6 संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6। अब देखो जी ये 6 इधर जाके 11 में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आप कहोगे गुरुजी 66 बराबर 59 प्लस x है, और 59 इधर जाके 66 में माइनस हो जाएगा, तो 9 और 7 16, यहां पर 7 आंसर आ गया। ऑप्शन सी, वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं साहब, 43 नंबर देखिए, 1680 का 20% की वैल्यू क्या होगी। $590, शानदार। सात आंसर ठीक था जी। आ जाओ भाई, 1680 का 20% सिंपल है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में ऐसे ही आ रहे हैं आजकल। 1680 को 20% यानी 20/100 कर दो, ये हमारी दोनों जीरो से हमारी दोनों जीरो खत्म हो गई भाई, नीचे की दोनों जीरो से ऊपर जीरो जीरो, है ना। अब देखो आप ना यूनिट डिजिट से भी आंसर निकाल सकते हो। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आएगा आपका, तो हम सीधा ही कह देंगे कि भैया 336 आंसर आया। आप लोग पूरा मल्टीप्लाई किए बिना भी आंसर निकाल सकते थे साहब, है ना। आप सीधा कह दोगे आंसर गुरुजी 336 है। आगे बढ़ते हैं 44, ये तो कई बार रिपीट भी हो गए हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन को एक बिजली के खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब एक चीज आप सभी को पता है ना, कि अगर कोई ट्रेन किसी बिजली के खंबे को पार कर रही है, किसी दुकान को पार कर रही है, किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो सिर्फ ट्रेन क्या है, अपनी ही लंबाई को पार करती है। व्यक्ति की लंबाई क्या होती है भाई, ठीक है ना, तो उसको लंबाई को नहीं जोड़ेंगे। इसका मतलब आप खंबे वाले को छोड़ दो। कितना समय लगा है, यानी कि टाइम का फॉर्मूला होता है गुरुजी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। कहोगे ठीक है साहब,
सबसे पहला काम यही है कि सारी वैल्यूज क्या एक ही हैं, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मीटर में है और ये सेकंड में है। यानी कि मीटर और सेकंड एक साथ चलते हैं तो हमको किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, है ना। अब आपको इतना भी पता है कि किलोमीटर प्रति घंटे को अगर बदला जाए मीटर प्रति सेकंड में तो उस वैल्यू को 5/18 से क्या कर देते हैं साहब, मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिस्टेंस दिया है जी 160 मीटर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, इसको गुणा कर देंगे हम 5/18 से। ठीक है साहब, तो 18 आपका नीचे न रह करके 18 चला जाएगा ऊपर। बस इसको सॉल्व कर दो आप, बस सीधी सी बात है। 18 से काटेंगे 18 चौके 72, 4 से काटेंगे जी यहाँ पे 40 आ जाएगा और 5 से काट देंगे तो यहाँ पर 8 बार में कट जाएगा। तो आप कहोगे गुरुजी 8 सेकंड, ऑप्शन सी हमारा क्या सही आंसर है 44 का। हाँ 8 आंसर हो गया, वेरी गुड। लो भाई मैथ का लास्ट प्रश्न है कि 3 कुर्सियां और एक मेज की कीमत 1500 है। यदि मेज की कीमत 600 रुपए है तो कुर्सियों की कीमत क्या होगी। 3 कुर्सियां और एक मेज की कीमत 1500 है ना। कह रहा है कि भैया 3 तो आपकी चेयर हैं और आपका एक टेबल है, इनकी वैल्यू जो है वो 1500 रुपए है और जो एक टेबल है उसकी कीमत है जी 600 रुपए। तो यहां पर एक ही टेबल लगा हुआ है, यानी कि इस 1500 में से अगर मैं 600 घटा दूं तो आप कहोगे गुरुजी 3 कुर्सियों की वैल्यू आ जाएगी। 1500 में से 600 घटा दो तो 3 ही कुर्सियां बची हैं और इनकी वैल्यू आ जाएगी सर जी 900 रुपए। परंतु हमें बोला है एक कुर्सी की कीमत, अगर 3 कुर्सियों की कीमत 900 रुपए है ना। कह रहा है कि अगर 3 कुर्सियां जो हैं, 3 कुर्सियों की कीमत कितनी है जी 900 रुपए है, तो एक कुर्सी की कीमत कितनी होगी। इस 900 को आप सीधा सीधा 3 से भाग कर दो, है ना, 600 रुपए है। तो यहां पर ये क्या चक्कर हुआ भाई, हाँ 300 रुपए आंसर आ जाएगा भाई, सीधी सी बात है और ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। इसमें किसी का कोई डाउट, 300 आंसर आ गया सभी का। आदित्य तिवारी स्पोर्ट्स, यादव, प्रदीप यादव, अंकित, साहिल भंडारी, शिवम वर्मा, इनोसेंट बालक, दिव्या चौधरी, वेरी गुड, ओम निम्बाल, नाम ले लिया जी आपका भी। चलो भाई रीजनिंग के आखिरी के 5 दमदार प्रश्न। अब ये ट्रिपल टाइप कोडिंग डिकोडिंग आपके हर पेपर में आ रहा है प्रश्न, है ना, और मैं कह रहा हूं कि गलत भी किसी का नहीं होना चाहिए। यदि रन फास्ट नाव का अर्थ 429 है, कम नाव का अर्थ 93 है, तो नाव का कोड क्या होगा, नाव का, है ना, नाव। अब देखो कि नाव है कहां कहां, सॉल्यूशन करो फिर देखते हैं भाई। सर अभी तक एक गलत हुआ है वो भी 32वां, क्या बात है भाई, वाजिबा, वेरी नाइस। चलें जी अहमदाबाद गुजरात, ओके, नो आंसर आ रहा है ना। देखो नाव जो है वो यहाँ दोनों लाइन में है, यहां पर भी है और कम नाव में भी है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि 429 और 93 में क्या कॉमन है। आप कहोगे गुरुजी यहां पर भी 9 कॉमन है और सर जी यहां पर भी 9 कॉमन है, तो यहां पे नाव का कोड 9 हो जाएगा, यही कॉमन है भाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट मेरे भाई, आज क्विज डाल देंगे 1 बजे, पूरे 1 बजे क्विज आएगी, घबराना नहीं, पूरे 1 बजे क्विज डाल दूंगा। इसको सॉल्यूशन करो कि अगर 4:12 है तो 9 की वैल्यू इसके हिसाब से क्या होगी। जिसने लाइक नहीं किया ना वो लाइक भी कर देना। विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चंस मार्क। चलिए देखो साहब, आप कहोगे गुरुजी 4 गुणा 3 कर दो और यहां पर 9 गुणा 3 कर दो, यहां पर 27 आंसर हो गया, पर 27 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो मत कहना कि ऑप्शन गलत होगा इस बार भी। इसमें क्या लॉजिक लगा है कि अगर मैं 4 का स्क्वायर करके उसमें से 4 ही घटा दूं तो 12 बन रहा है भाई। 4 का स्क्वायर 16, 4 घटाओगे तो 12। इसका मतलब यहां पर हमको 9 का स्क्वायर करके 9 ही घटाना पड़ेगा। क्या 9 का स्क्वायर 81 में से 9 घटा दो जी, तो आप कहोगे जी 72 आ रहा है जी, है ना, तो यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, बस काम खत्म। अब आओ भाई, ये प्रश्न तो आपके पास मैंने हर जो मेरी टेस्ट सीरीज है ना उसमें हर टेस्ट सीरीज में ये प्रश्न मिल रहा है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं भाई। अब थोड़ा सा लेवल हट गया है हल्का सा, है ना, कि दी गई श्रृंखला में दाएं से 5वें के बाएं तीसरा अक्षर कौन होगा साहब, है ना। इन द गिवन सीक्वेंस फाइंड द कैरेक्टर दैट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द 5th कैरेक्टर फ्रॉम द राइट। अब देखो यहां पर पॉइंट हमेशा याद रखना, ये दायां होता है यानी कि राइट होता है,
और ये वाला जो पॉइंट होता है ये लेफ्ट होता है, यानी कि बायां होता है। ये बस चीजें आप याद रखना, तभी आप निकाल पाओगे। कह रहा है कि दाएं से पांचवा, 1 2, दाएं से चलेंगे पांचवा, 1 2 3 4 5, यानी कि आई हो गया दाएं से पांचवा, है ना। कि बाएं तीसरा, अब ये आई है भाई आपके पास, आई का लेफ्ट होगा ये और राइट होगा ये, ठीक है ना, याद रखना। तो क्या है जी, लेफ्ट को तीसरा, 1 2 3। क्या यहां पर आप लोग एफ को आंसर दे रहे हो, जो कि ऑप्शन ए में है? देखिए भाई कमेंट बॉक्स में, गुरुदेव कॉल कब करूं? 1 घंटे के बाद। एफ आंसर आ रहा है, एफ आंसर आ रहा है भाई सभी का। एक ने जी भी आंसर दिया है, जी का मत करो, जी गलत है, एफ बिल्कुल सही आंसर है साहब। आ जाओ 49 पर, आज के सेकंड लास्ट प्रश्न पर। ये प्रश्न रैंकिंग वाला है और मुझे लग रहा है मैं करा के अब बोर भी हो गया हूं इसको, है ना। 48 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सभी उत्तरोन्मुख है, यानी कि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। विजेता बाईं ओर से 26वें स्थान पर है, दाईं ओर से विजेता का स्थान क्या होगा? चलो जी शानदार। अब एक चीज समझो कि जब भी मैंने कहा था टोटल दिया हो, तो टोटल में क्या करना है सर जी? प्लस का 1 और एक साइड की वैल्यू कर देनी है माइनस, हमारी यहां से आ जाएगी सेकंड साइड। चीजें याद है ना। टोटल 48 है, 48 में एक प्लस करोगे सर जी 49, माइनस क्या करना है? 26 माइनस कर देना, एक साइड आपकी सेकंड साइड आ जाएगी, बस। 9 में से 6 गए 3, यहां पर 23 आंसर आ जाना चाहिए। अब सभी का ऑप्शन भी 23वां नंबर है भाई उसका, लेफ्ट से भाई। विशाल कुमार कह रहे हैं सर मेरा बर्थडे और आज आपने मुझे विश नहीं किया। विशाल कुमार हैप्पी बर्थडे भाई टू यू, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। सिलेक्शन ले लेना इस बार, तो अगली बार वहां से कॉल करना कि गुरुजी मेरा बर्थडे था और आपने मुझे बर्थडे पे विश किया था। दोबारा विश करेंगे फिर अगली बार वर्दी में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता? नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो? रेजुविनेशन आपको दिया है, बड़ा कर दो क्या और थोड़ा सा, आपको दिया है साहब रेजुविनेशन, ये ऑप्शन है, इसमें से कौन सा शब्द नहीं बन सकता? देखो नेशन, नेशन तो ये पूरा बन जाएगा, यहां से उठा के यहां बना सकते हैं। 10 की बात करें TEN, ये भी बन जाएगा, इसके अंदर 10 E भी है, T भी है, E भी है, N भी है, ये दोनों तो आंसर हमारे नहीं होंगे। टीयर, TIER, ये भी बन जाएगा, ये भी आंसर नहीं है। रिवीजन, अब देखो रिवीजन में आपको दिया है जी एस दिया है, और एस इस पूरे अल्फाबेट्स में नहीं है, जो पूरा आपका नाम रेजुविनेशन में, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा भैया, यही नहीं बन पाएगा बस रिवीजन वाला, बाकी सब बन सकते हैं। चलो भाई 4 नहीं बनेगा, बिल्कुल ठीक है जी। अब आप मुझे कमेंट कर दो कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है, और आज के इस दमदार सेशन में आपके कितने राइट हुए हैं? क्या आपने 50 में से 38 प्लस का स्कोर मारा है या नहीं मारा है? कमेंट कर देना भाई। इसके साथ जो भी अभी भी आप अगले 500 बच्चे, मुझे लग रहा पूरे ही ना हो गए हो साला, है ना, पूरे ही ना हो गए हो भाई। देखते हैं, सुबेरे तो वीडियो डाला था, 500 बच्चे पूरे हो गए थे, 1-1.25 घंटे के अंदर अंदर ले लिया था, है ना। अगले 500 बच्चों के लिए फिर से 119 रुपए हमारा मॉक टेस्ट का प्राइस है, ठीक है साहब। जिसने परचेज नहीं किया वो परचेज कर लेना, उसके बाद ऑटोमेटिक प्राइस 149 हो जाएगा, ठीक है। 30 दमदार पेपर मिलेंगे 2026 के नए लेवल के साथ, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, रीजनिंग सब कुछ मिलेगा। एग्जाम में 1 महीना बचा है, परचेज कर लेना। और मेरे इन प्रैक्टिस सेट का मेरे भाई सॉल्यूशंस सभी मेरे भाई लगाना प्लीज, सॉल्यूशंस के बिना मजा नहीं आएगा, सॉल्यूशंस जरूर लगाना, ठीक है ना। ई बुक्स परचेज नहीं की है अभी तक, कॉम्बो पैक भी 119 रुपए की कर दी है, ये दोनों ई बुक्स से आपको कॉम्बो पैक में मिल जाएंगे 119 रुपए में। जो भी रह गया है जा करके परचेज कर ले और अपनी तैयारी अपनी कंप्लीट कर ले भाई, ठीक है ना। ये स्टैटिक जीके तो सभी के पास होनी चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। उसके अलावा साइंस के अकेले 15% हमारी इस बुक में से फंस जाएंगे आपके पास, ठीक है साहब। चलो भाई, प्रिंस एडिटिंग 35 सही हुए हैं गुरुजी। आदित्य तिवारी कह रहे हैं 36 सही हुए हैं, 37 सही है जी। प्रवीण भाई ओके जी, वेरी गुड। क्या नाम है जी? पेंदर राणा, शुभम सर का शेर 0 से उठाया है सर आपने मुझे, ओके क्या बात है जी, मस्त सर जी, मजा आ गया पढ़ने में, धन्यवाद। अबरार अहमद 45, वाजीवा 37 स्कोर बना है मेरा सरकास्टिक। अच्छा इसका ना
इसका पहला टेस्ट फ्री भी है, जाके पहले पहला टेस्ट लगाओ और कल मैं आपको बताऊंगा कि पहले टेस्ट में किस किस बच्चे का कितना स्कोर बनाया। पहले टॉप 20 बच्चों के नाम दिखाऊंगा। पहला टेस्ट तो सभी जाकर के इसका लगा लेना, ठीक है साहब। अब हम आपसे विदा लेते हैं, अपना ख्याल रखना। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।